वो लम्हे भर के लिए लेला के चेहरे के नकोश को खामोशी से देखता रहा था। इसके बाल तब से एडन के हाथों में ही जकड़े हुए थे। एडन इसके बालों पर अपनी गिरफ्त को मजीद मजबूत करते हुए एक मजीद कदम इसकी तरफ बढ़ा था। लेला दर्द की शिद्दत को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने चेहरे को हवा में मजीद बुलंद कर गई थी। लेला का चेहरा एडन के चेहरे के बिल्कुल करीब ले हो गया था। इसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि जैसे अभी बाहर आ जाएगी। वो दर्द की शिद्दत से लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। एडम की एक नज़र उसके चेहरे से हटाकर उसके बदन तक ले गया था। किससे उलझ कर आ रही हो लेला। एडम का लहजा धीमा मगर सख्त था। वो अपने होंठ लेला के होंठों के इतने करीब ले गया था कि उसे महसूस होने लगा कि एडम अभी इसके होंठों पर अपने होंठ सबक करके उसके सारे दर्द चोस लेगा, मगर ये सिर्फ इसका बल था। वो अपने होंठ इसके होंठों से चंद फासले पर रखे इससे मुखातब था। वो डरा सहम और तकालीफ से चोर हवा बदन भरा उसे क्या जवाब दे सकता था। अगर लम्हे भर के लिए भी उसके वजूद से डर और खौफ निकाल दिया जाता तो वो जबरदस्ती अपने मुकाबले खड़े शख्स से निपट जा, मगर उसकी शख्सियत का राव ही किसी पर खौफ तारी करने को काफी था। किससे उलझी हो लेला। एडम ने फिर से सवाल दिलाया, मगर लेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। वो तो ये भी समझ नहीं पा रही थी कि उसने आते ही लेला के चेहरे पर ऐसा क्या देख लिया था जो वो ये सवाल उठ रहा था। वो अपने आंसू जबरदस्ती रोकते हुए एडन के चेहरे को देखने लगी। शहीद से लेला और रस्तम के दरमियान हुई जोर जबरदस्ती की खबर हो गई थी, मगर एडन को वो सब बताना मौत को आवाज देने के मुताबिक था। मैं भला किससे उलझ सकती हूँ। नासवाई अपने आप के वो मुश्किल से जुमला मुकम्मल कर पाई थी, जिस पर वो उसके बालों को मजीद खींचते हुए उसे झटपे से छोड़ दिया। लेला के मुंह से बेअख्तियार चख निकली थी। वो जेर लब मुस्कुराता हवा उसके कंधे पर हाथ रख दिया और फिर दो उंगलियों की मदद से उसके सीने बंद की सतरीब को वापस अपनी जगह कर दिया, जो बड़ी न होने वाली खींचातानी की वजह से अपनी जगह से वापस की गई थी। लेला ये देखते आंखें बंद कर गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपने झूठ को किस तरह कोरा करे। कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद लेला आंखें खोलते हुए अपना मोबाइल एडम की तरफ बढ़ा गई, क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ यही आया, जब मुझे उसकी जरूरत होगी मैं तुमसे खुद ही मांग दूंगा। फिलहाल तुम अपना मोबाइल अपने पास ही रख सकती हो। लेला जानती थी कि ये एक डमी फोन था जिससे सिर्फ मखसूस काम ही किए जा सकते थे। वो इस फोन की मदद से ज्यादा सिर्फ अपनी टीम को फोन या मैसेज कर सकती थी, और उसे ये भी लगने लगा था कि इस मिशन में अगर वो अभी तक कामयाब रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हर बार एडम के पास आते ही लेला का मोबाइल बंद करके रख दिया जाता, क्योंकि बंद मोबाइल से पकड़े जाने का खदशा कम हो जाता था। अब जब एडम ने लेला को फोन ऑन रखने की इजाजत दी तो उसका मतलब अब इसके हाथ में एक बंद था जिसको कभी भी एडम पकड़कर चेक कर सकता था, मगर उसे अभी अपने हवास काबू में रखने थे। इसके लिए जरूरी था कि वो अपने दबाव से ये सब निकाल देती। वो अपने आंसू जब्त करते हुए मोबाइल को वापस पर्स में रख गई और अपने हाथ एडम की तरफ बढ़ाने लगी ताकि उसका सहारा ले सके, मगर एडम अपनी तरफ बढ़ते मेरा क्या हाथों को वो लेला सिर्फ इसके बदन पर सहारा लेना चाहती थी, क्योंकि इसके लिए अब मजीद खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा था। मगर अभी एडम के दिमाग में क्या चल रहा था इसका अंदाजा लेला को एडम की माली फैब नजरों को देख कर भी नहीं हो रहा था। वो चोर पुलिस की इस वजह से दूर दर्द की शिद्दत से चोर बदन के साथ इसके सामने खड़ी थी। लेला अपने हाथों को उसकी गिरफ्त में देखकर बेबसी से उसके चेहरे को देखने लगी थी। पाँव का दर्द था हर लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ देर तक हाथों को आज़ाद करवाने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद आंखें बंद करते हुए सर झुका गई थी। अब दर्द से उसकी जान निकल गई थी। इसके पाँव की सोजन अब एक लम्हे के लिए भी इसके जिस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थी। ऐन मुमकिन था कि वो जमीन पर जब पड़ती कि तब ही एडम एक बाजू उसकी कमर और दूसरा बाजू उसकी टांगों के नीचे से गुजार कर उसे उठा गया। लेला को राहत और सुकून का एक एहसास महसूस हुआ था। शायद यही वो सुकून था जिसकी तलाश में वो भटकी भटकी फिर रही थी। दर्द इतना कि हर रुख में है, नशा बर्पा सुकून इतना कि मर जाने को जी चाहता है। लेला आंखें बंद रखे हुए उसके सीने से चेहरा लगाए वक्त थम जाने की दाह करने लगी थी, मगर वक्त कहाँ थमता है, वो गुजर जाता है। या भी लेला की ख्वाहिश को रोकते हुए गुजर गया। एडम चलते हुए बिस्तर तक आया और फिर आहिस्ती से लेला को बिस्तर पर बैठ गया। अगर लेला का बस चलता तो उसे वही खुद पर झका देते, मगर इसके पास यह अख्तियार ही कहा। उसे वो नरम बिस्तर भी कांटों की तरह छबा था। भरा एडम की गोद सा सुकून उसे ये नरम बिस्तर कैसे दे सकता था। वो उसे बिस्तर पर डालकर उसके दिल की कैफियत से बेनियाज होकर बेतकल्फी से वापस पलटा गया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वो कितनी देर इसके पलट कर देखने का इंतजार करती रही थी, मगर इसकी बेवफी जो की तौबा कार थे। दिन धरा रात हो गई, मगर वो एक मिनट के लिए भी स्क्रीन के सामने से नहीं हटा था। जब लेला के सबर के पैमाने लबरीज हो गए तो उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की और खुद से इस शख्स की तरफ जाने का फैसला किया। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो अपने सवालात के जवाब दिए बगैर वापस जाए। वो बिस्तर से उठी और कदम बढ़ाते एडम की तरफ और आहिस्ती से इसके कल्बों पर हाथ रख। क्या मुझे सिर्फ तस्वीर राखी हो कि मैं बिस्तर पर वहाँ इंतजार करती रहो और तुम
अगरचे सामने नजर आती कंप्यूटर स्क्रीन पर बेशुमार डेटा था, मगर वो चाहते हुए भी इस तरफ नहीं देख रही थी। इस वक्त सबसे ज्यादा इसके लिए वो सब जानना था जो उसे बता दिया गया। अब तक तो तुम्हें जाना चाहे था कि मैं कल दिवस क्यों लाता। वो स्क्रीन पर नजरें जमाए ही बोल रहा था। शहीद इनकी यादाश्त छीनने के लिए लिदा आफर हिम्मत कर ही गई थी। क्या तुम यहाँ आने के बाद अपनी बहन को भूल गई हो या अपने माजी को जो ये शिकवा कर रही हो? काश में वो सब बोल जाती, मगर मैं खुद को ही भूल गई। क्यों? क्या तुमने ऐसा? रेडन वो उसकी नशस्त की पिछली तरफ से खड़ी थी और अपने हाथ इसके कंधों से इसकी गर्दन के गर्द डालती हुई इसकी गोद में बैठने लगी थी कि वो एक ही झटके से लिदा को हटाकर एक तरफ कर इसकी यह हरकत लिदा के दिल में लगी। उससे पहली बार काल दिल होने का एहसास हुआ था। ये कीजने पर समुद्र की हकीकतों से दूर वो इस शख्स को अपना सुकून समझने लगी थी कि तभी ये झटका इसकी उम्मीदों के बिना दिया गया। इसकी आंखों में हल्की सी नमी आई, मगर वो उसे आंखों में ही खुश करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे हर सूरत जवाब चाहिए। वो अपना गम वसा काबू में करते हुए दोबारा एडम की तरफ बढ़ी, मगर तभी वो अपनी नशस्त छोड़ते हुए लिदा को दीवार के साथ लगा गया। मुझे तुम्हारी सांसों से औरत की बू आ रही है। लिदा झूंफली और मकर की बू। एडम का लहजा खासा सख्त था। वो लिदा की गर्दन दबोच कर उसे दीवार में दबाते हुए छोड़ गया। लिदा समझ नहीं पा रही थी कि कुछ देर पहले जो शख्स नजाकत से इसे बिस्तर तक छोड़ आया था, वो अब उसे इस कदर शिद्दत देखा रहा था। तुम्हें ये बू तभी सूंघ लेनी चाहिए जब तुम। लिदा घबराहट में अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पा रही थी, इसलिए अधूरा ही छोड़ गई। वो अपनी बेतरतीब हुई सांसों को नार्मल करने लगी थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी तकलीफ नहीं दोगे। एडम को लम्हे भर के लिए खामोश देखकर वो फिर से अपनी खामोशी तोड़ती हुई बात बढ़ाने लगी। यकीन करो, मैं यहाँ से जाने के बाद एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं ले पाई। तुमने मुझे एक लम्हा अज़ियत दी। एडम इसके चेहरे के करीब दीवार पर हाथ रखे उसे गो रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें रोमानियन पुलिस से छुड़ाने में थोड़ा लेट हवा हूँ, मगर मुझे दुख है कि तुमने मुझे वहां से छुड़ाया। एडम शायद वो अभी भी टापर बदलना चाहता था, मगर ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मोहब्बत की नज़में लिखने के नाम पर तुमने मुझे कोयलों के बिस्तर पर लिटाया था। तुम एक काल दिल हो लेना नहीं, मैं काल दिल नहीं। मैं तुम्हारा हब हूँ जिसने खुद को तुम्हारे सामने एक किताब की तरह खोल दिया, अपना अच्छा बुरा सब और वो सब भी दे रहे जिसको मैं हमेशा के लिए बदला देना चाहती थी। और तुमने इस सब के बदले मुझसे मेरा हाफिजा छीनने की कोशिश की। अगर तो लेना तो शहीद हमारी मुलाकात दोबारा कभी ना हो। लिदा, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। एडम लिदा ना चाहते हुए भी अपना लहजा बुलंद कर गई थी। मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल मैं मारी जाऊंगी। किसी रात चलती काल दिल की हैसियत क्या होती है? यहाँ आने की वजह से कभी भी कोई भी मुझे तुम्हारे साथ जोड़कर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लिदा एक लफ्ज सोच समझ कर बोल रही थी, क्योंकि उसे एक तरफ तो अपना हिजाब भी कायम रखना था और दूसरी तरफ इन सवालों के जवाब भी देने थे। क्या चाहती हो तुम? लिदा एक काल दिल अपने खरीदार से क्या चाहती है? एडम वो सवाली अंदाज में मुखातब हुई थी। कीमत, सिर्फ अपनी कीमत। मुझे भी अपनी कीमत चाहिए। वो लिदा के अंदाज पर मानी फैज सा मुस्कुराया। क्या कीमत है? तुम्हारी 2 टके की बाजारी औरत जो चंद पैसों के लिए किसी के साथ भी चली जाती है, वो भला अपनी कीमत क्या लगाएगी? मुझे तुमसे जानना है कि तुम्हारे हक की क्या कीमत थी। वो अपने असाब काबू में रखे संजीदगी से बोल रही थी, मगर उसका ये अंदाज देखकर एडम जेल लब मुस्कुराया गया था। तुम बहुत शातिर औरत हो लिदा, वो मानी फैज अंदाज से बोला, जो लिदा की धड़कन तेज करने को काफी था। इस चीज की कीमत मांग रही हो जो बेमोल हो। तो क्या बेमोल चीजों को पामार किया जाता है? अगर जान की ईमान पाओ तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने अपनी हदों को पार क्यों किया था? क्योंकि तुम यही चाहती थी। लिदा, तुमने तो एक बदलाव का दिल हो। कभी भी बहक सकती हो, मगर तुम तो जिस्मों के खरीदार नहीं थे। तुम तो सिर्फ हक के खरीदार थे। तुम्हारे पास तो बेशुमार कागजात आती हैं जिनको तुम कभी पहली मुलाकात पर बहका देते थे और कभी पोल में उतार कर। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक बिस्तर में होने का फायदा उठाकर मुझसे मेरा हाफिजा छीनने की कोशिश क्यों? वो एडम को ही देखा, बस बोलती चली गई थी। एडम ने उसके हाथ को पकड़ना चाहा, मगर वो मजाक करते हुए हाथ छुड़ा दी। मुझे मेरा जवाब चाहिए। एडम, आफत क्यों? तुमने मुझे वो सब बनाने की कोशिश की, मगर एडम कहा इसकी चेयरफुल प्रकार को खाकर मैं लाने वाला। वो उससे बेनियाज देर लब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों के सामने आ चुके लिदा के बालों को हटाने के लिए अपना हाथ उसके चेहरे के करीब लाया, मगर वो एडम के हाथ को पकड़ कर हटा दे। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। इससे पहले मैं तो छोड़े भी नहीं दोनों। वो अपना लहजा सख्त करते हुए एडम को आंखें देखा रही थी, जिस पर वो उसे बाजू से पकड़कर बिस्तर की तरफ खींच गया और फिर एक झटके से बिस्तर पर गिरा गया। मगर वो आज उस पर भी आसान शिकार बनने वाली थे। वो अपने वजूद की सारी ताकत जमा करके मजामत करने लगी, मगर एडम बजाय इसकी मजामत को कचरने के उसे मजामत करने दे रहा था। वो आज उसे धक्का देना चाहता था। इस चाल से लापरवाह लीला अपने हाथ पांव चलाती गई। वो जानना चाहती थी कि वो एडम की जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, मगर वो उसके किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था। वो चंद ही लम्हों में थक गई थी।
इसके थके वजूद को अपने नीचे दबाते हुए वो उसकी कलाई दबूच गया और फिर उसके पूरे बदन को दाग करते हुए उसके बाजू ऊपर को उठा गया। तुम इतने संदिग्ध कैसे हो सकते हो? वो हारे हुए नीचे में बोली, मगर एडम इससे अगवा करते हो इसकी दोनों के और ऊपर की तरफ एक साथ बांध गया। अब की बात ने जो इसके चेहरे पर नजर डाली को वो राम मांगती आंखों से उसे देख रही। रात के पिछले पहर जब लीला की आंख खुली तो उसने अपने चेहरे के नीचे एडम की हथेली को दबे पाया था। शायद वो सारी रात इसकी हथेली पर चेहरा टकाई ही सो रही थी। वो इस हथेली पर ही लंबे लंबे सांस लेते हुए खुद को बेदार करने लगी थी। इसे एक ही कंबल में लिपटे दो जिस्मों की बरंगी का एहसास हुआ था जो इस जमा देने वाली सर्दी से बेनियाज सिर्फ एक दूसरे के बदन से निकलती हरारत महसूस कर रहे थे। वो अपना चेहरा उठाते हुए अपने मुकाबल को देखने लगी जो अभी तक गहरी नींद में था। कमरे में जलते छोटे लैंप की आग सी रोशनी इसके चेहरे को रोशन कर रही थी। वो कुछ देर तक एडम के चेहरे के नकोश पर नजरें जमाए देखती रही और फिर उसके चेहरे पर झुक गई और लम्हे भर को उसकी सांसों को महसूस करते हुए उसके होंठों पर एक लम्स दे गई। वो कंबल से बाहर बदन की बुलंदी छपारे को अपने घने से बालों पर राख और इसका चेहरा खराब मौसम की काली रात में चमकते इस चांद की तरह रोशन हो रहा था जिसको काले बादलों ने घेर रखा हो। वो उसके चेहरे पर झकते हुए अपने घने बालों से उसके चेहरे के अतराफ में हिजाब कर और कर वफ़े से उसके होंठों पर लम्स देने लगी। क्या कर रही हो? वो आंखें बंद रखे ही मुखातिब हुआ था। इसको नींद में रखने की लीला की तमाम कोशिशें नाकाम रही थी, मगर फिर भी वो उसके चेहरे पर झकी रही। वही जो तुम नहीं करते एडम, लीला ने सख्त अंदाज में सरगोशी की थी। भूसा एक खूबसूरत चार है जो कुदरत ने अल्फाज की कमी को पूरा करने के लिए तरतीब दी। लोग जब बातों में कंजूर पड़ने लगते हैं तो मुकाबल से बोसा और कनार शुरू कर देते हैं। वो धीमे से लहजे में बोल रहा था, मुझे पता है एडम कि तुम मुझे कमजोर समझते हो, मगर ये बोसा कमजोरी नहीं जज्बात की अलामत है। लीला भी सरगोशी कर गई थी। जज्बात और एहसासात और हवास के कमजोर लोग बोसों का सहारा देते हैं। लीला और ताकतवर लोग शायद वो इन सब से छपने की कोशिश करते हैं। लीला के मानी फेयर अंदाज को देखकर वो खामोश रहा था, जिस पर वो फिर मुखातब हुई, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता एडम? वो सवाली अंदाज में मुखातब हुई, क्या तुम्हें कभी खुद अपने आप पर तरस आया गया? इस बार जब वो अबोरी सी हकीकत मेरे सामने अपने हजार कोशिश के बाद भी अपनी यादाश्त पर डाले हुए तुम्हारे पर्दे रही तासकी थी, तब मैंने खुद को एक लाचार वजूद पाया। क्यों एडम? आखिर क्यों तुमने वो सब मुझे बता दिया जो मैं हमेशा याद रखना चाहती थी? वो अपनी बात पर जोर दे गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम सब वो याद रखो। लीला में कागदर हो एडम, तुम मेरे जिस्म पर तो मनमानियां कर सकते हो, मगर अपनी याददाश्त के साथ खेलने का अख्तियार मैंने कभी किसी को नहीं दिया। तुम्हें वो सब याद रखकर क्या मिलेगा? लीला एडम, तुम्हें वो सब मिटाकर क्या मिला था? लीला ने सवाल के बदले सवाल क्या वो अभी तक इसके चेहरे पर झकी हुई थी। सिक्योरिटी, वो मुख्तसर सा जवाब दे गया। किसी का सुकून छीन कर कभी सिक्योरिटी नहीं मिला करती एडम, तुम्हारे लिए वो सुकून था एक काल बेरल को। काल बेरल में भी दिल होता है एडन। वो उसे दरमियान में टोक कर अपनी बात रख गई। मेरे लिए तो वो सब सुकून था, तुम्हारे लिए क्या था? वक्त गुजारी या वक्त बर्बादी? सुकून, जिसने लीला की सोच के बलकर उलट जवाब दिया था, जिसको सुनकर इसका पूरा वजूद एक बार कांप गया। शायद वो यही सुनना चाहती थी। इसकी आंखों में नमी आई, जिसको खुश्क करने में नाकाम रहने पर वो वसे से उसके सीने पर मका मार गई। किया आखिर क्यों तुमने वो सब बता दिया एडन? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें याद रहे कि हमने हक के रिश्ते की पामारी की। वो हक ही था एडन, नहीं लीला, वो एक पाप था जो मैंने हक को पामाल करके। क्या हक तो एतबार की सबसे ऊंची सीढ़ी का नाम है जिसमें बिना खौफ खतर खुद को खो दिया जाता है। वो राज, वो जज्बात, वो एहसासात जो इंसान ने हमेशा खुद से भी छुपाए होते हैं, वो इनको भी एयर कर देता है। इंसान का ज़मीर बहुत सी जगहों पर इसे मुनावत करता है कि तुम गलत हो, मगर वो हिले बहादुर से खुद को मुतमन रखता है। मगर हम में वही शख्स एतराफ़ कर देता है कि वो गलत था, क्योंकि इसे अपने मुकाबल पर एतबार होता है कि वो ना तो बहकेगा ना बहकाएगा। लीला उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसके चेहरे से नजरें हटाकर खुद को उसके सीने पर गिरा गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि असल झूठ और हक की पामाली तो लीला कर रही थी। वो अपने आंसू जब्त करती रह गई थी। वो चीख कर एडम को बताना चाहती थी कि वो एक पुलिस लिeutenant है जो उसको पकड़वाने के लिए उसकी जिंदगी में आई है, मगर उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वो खुद को उससे हटाकर अपनी जगह पर खुद को गिरा और अपने दिमाग में चलती जंग के जेर असर जिसे ककवा तो दो, और अगर कल उसने तो उसे हक की कहानी की वजह पूछी तो क्या जवाब दे पाओगे? लीला, तुमने जबान खोली तो तुम यहाँ ही मारी जाओगी। तुम मर जाओ ना फाइमा, आफर तुम मरती क्यों नहीं हो? काल्फिली खान योर टारगेट। लीला, यही मौका है। फाइमा, सच बताने का अभी तो मौका है। लीला इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का वो अपने दिमाग में ही उलझी हुई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि वो उसे बिस्तर पर ही छोड़कर जाने वाला है। वो फौरी से इस पर झक गई। तुम नहीं बहके थे एडम, वो सब मेरा कसूर था। इस सब की जिम्मेदार मैं
तुमने हक को कायम रखा, शहीद वही चौंकी थी। इस दिन भी और आज भी वो नहीं चाहती थी कि वो उसे बिस्तर पर छोड़ जाए, इसलिए सब कुछ अपने पर ले गई, क्योंकि उसे इस सब में अपना राख वक्त नजर आ रहा था। वो अपने होंठ जबरदस्ती इसके होंठों पर रख गई। मुझे माफ करना, एडम ने अपनी हदों से निकली में सुकून की तलाश में भटक रही थी। मैंने वो सब पामाल किया अपने सुकून के लिए और तुम्हारे सुकून के लिए। वो एक जुमला बोलती और फिर इसके होंठों से होंठ मिलाती और फिर अगला जुमला बोल जाती, लेना चाहते हुए भी खुद को सच कहने से रोक गई थी। वो अपने एजेंट होने के सवा दिल की हर बात करती चली गई। वो जैसे जैसे इसके होंठों के बोझ से दे रखी थी, वैसे वैसे इसकी सांसों से दिल के साज निकल गए थे। न मेरे अल्फाज की माहिर, न मेरे इजहार की माहिर, बहुत छोटी सी हसरत है, बहुत पाकीज़ा सी चाहत है। तुम्हारे रोबो आकर दबा करके मेरे रब को मेरी जान बावजू होकर दबा करके सितारों को गगन के सब किनारों को फकत इतना सा कहना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। एडम, तुम्हारे लबों की मिठास मुझे मेरा जवाब दे रही है। जब भी औरत किसी असाबी या जिस्मानी मुश्किल में खंच जाती है तो उसके पास खुद को बचाने के दो हथियार, आंसू और जिस्म ही होते हैं। वो हमेशा अपना मुकाबल देखकर फैसला करती है कि उसे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। यहाँ लीला दोनों हथियार इस्तेमाल कर रही थी। वो उसके बदन पर सवार उसके होंठों को अपने होंठों में दाग कर गई और पूरी गर्मजोशी से उन्हें चौंसने लगी। इसको रोकने के लिए दो हाथ उसकी तरफ बढ़े थे, मगर वो उनको अपने हाथों में जकड़ते हुए बाजुओं को लंबा करे और उसके चौड़े सीने पर दंडा फिर रही। वो खुद को उसमें धंसा देना चाहती थी। मिस्टर मारक, ये क्या बेहू है? अगर यह भी आपने मुझे अकेला ही रखना था तो मुझे पाकिस्तान से इतना सफर करवा के लंदन लाने की क्या जरूरत थी? हमीन शिकवा करते हुए ऑफिस के लिए निकलते मारक का रास्ता रोक गई थी। वो दोनों रात ही यहाँ पहुंचे थे। मेरी जान, अगर मुझे इमरजेंसी काम नहीं होता तो मैं खुदारा इस इमरजेंसी काम की रट अब बंद कर दे। पिछले 1 साल से मेरे काम ये सुन सुनकर पक गए हैं, कब खत्म होंगे ये इमरजेंसी काम? हमीद, अगर किसी की जान खतरे में नहीं होती तो मैं कभी तुम्हें तरह छोड़कर नहीं जाता। मारक, मुझे लगा था कि हम हनीमून के लिए लंदन जा रहे हैं, मगर शहीद यहाँ आपकी एडिक्शन मरीजों की तरफ ज्यादा होती है। तुम हार हमीद आई एम नॉट आर डॉक्टर जो 9 से 5 मरीज चेक करूंगा। मैं इंटेलिजेंस में हूँ और मुझे 24 घंटे ड्यूटी करनी होती है। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं जाती? एम आर टेड्स के लोग तुम्हें मिलकर बहुत खुश होंगे। ये क्या बना है? मारक, एम आर एड्स वो सवालिया अंदाज में मुखातब हुई थी। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि रोही डेड्स की लंदन ब्रांच का नाम एम आर एड्स है। क्या मतलब? मारक वो हैरानी से मारक को देखने लगी थी। यार, ये सब बातें तुम्हें कभी समझा देगा। अब प्लीज मुझे निकलने दो, जल्द मिलेंगे। वो उसे अलविदा करता हवा अपने दफ्तर की तरफ निकल गया था। इसे हर सूरत लेदा की खबर किसी तरह लेनी थी। रस्तम शाह तुम्हें बास बुला रहे हैं। एक भारी सी आवाज नाश्ते के टेबल पर बैठे रस्तम शाह को अपनी तरफ मतोजा कर गई थी। क्या बोला? तो बास मेरे को बुलाए। वो हैरानी से नाश्ता वही छोड़कर बास के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। जो सुबह नाश्ते में ही रस्तम शाह की याद बास को आई थी। वो एक अरसे से बास से मुलाकात करना चाहता था ताकि बास को अपनी वफादारी का यकीन दिला सके, मगर अब जब बास का बुलावा आया तो वो कुछ चौंका था। वो तेज कदमों से चलता हुआ एक कमरे में गया। इसने नजर दौड़ाई तो कमरे की बालकोनी में खड़ा उसे बास नजर आया, जो हंगरी में बर्फी बर्फ का नजारा करते हुए सवेर सवेर आ रहा था। बास हाफ रस्तम को याद किए थे। रस्तम कुछ देर खामोश खड़ा रहने के बाद खुद ही खामोशी तोड़ गया, मगर एडम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। बास मेरे को मालूम कि आपको रस्तम पर शक रहने का, आपको लगने का कि मैं कोई गलत काम, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। रस्तम एडम इसे दरमियान में ही टोक गया था। तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम पर कोई शक है? रस्तम, बास वो सोफिया बदी बोली मेरे को कि ये जो भी ठा खा ठस ठस हो रही है, इसको लेकर बास को मेरे पर शक रहने का, तो तुमने सोफिया की बात मान ली। रस्तम, बास मेरे को लगा कि वो बड़ी सच बक रही, तो मेरे को भी थोड़ा हवा के बाद से बात करके मामला क्लियर करने का। अभी जैसे ही वो बकी मेरे सामने आएगी तो उसकी खोपड़ी सेट कर। रस्तम, तुम जिस लड़की को लेकर आए तुम्हें वो कैसी लगी? बास, मेरे को क्या मालूम रहने का कि वो कैसी है? अच्छी हवेगी। मेरे को सोफिया बोली इसे यहाँ लाने को क्यों, क्या हुआ? बास, सब ठीक था। वो तजस्सुस से मुखातब हवा जिस पर एडम रस्तम की तरफ पड़ता और मानी फेज अंदाज में उसकी तरफ एक पुस्तक फेंक गया। मुझे कुछ देर के शहर से बाहर जाना, जब वापस आऊं तो मुझे उसकी लाश चाहिए। क्या क्या? बास वो फटी आंखों से एडम को देखने लगा जो बढ़ता हवा उसकी तरफ आया था। एडम इसके कंधे पर हाथ रख गया। बोली, इस शातिर लड़की के दिमाग में मारना। रस्तम एडम हुक्म सुनाते हुए वहां से जा चुका था।